हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे। एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? चलो जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? ज़बरदस्त, मस्त एकदम। गुड इवनिंग सर, हेलो मुबारक आलम, हेलो खुशबू कुमारी, रिया पांडे, एमडी राजा, ऋतुराज एंड साक्षी झा, प्रतीक्षा कुमारी, वो तो नहीं आई है अभी, सादिया सना। चले जी, फटाफट आप लोग बताएंगे। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही है? एंड एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, है ना। आज का बहुत ही शानदार आज की जो है क्लास होने वाली है, तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि वीडियो को एक बार फटाफट शेयर करके सारे लोगों को जोड़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाभारत के बारे में, महाभारत युद्ध के बारे में। आप लोग हमेशा सुनते होंगे, तो ये चैप्टर है आपका, है ना। चैप्टर का नाम तो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? महाभारत के बारे में, ठीक है। चलो, मुस्कान कुमारी, कुमारी रिया, जितेंद्र कुमार यादव, आशना रुबाब, जितेंद्र कुमार, आशना रुबाब, आप कल कहाँ थी? कल नहीं आई थी क्लास में। राजीव कुमार, ज्योत्सना, प्रिया, चले सभी लोग ऐप में भी जुड़ चुके हैं। अमन कश्यप, चलो जी, गुड गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फटाफट आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं, है ना। क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं। नियाज अहमद, नंदू कुमार, सानिया जावेद, प्रिया कुमारी पटेल, हेलो सीता, हेलो मुस्कान, हेलो अंजलि, हेलो ममता, हेलो पूजा, आई एम वेरी एक्साइटेड सर। जी बिल्कुल, सादिया सना, बहुत ही एक्साइटिंग आज की क्लास होने वाली है बच्चों। तो फटाफट आप लोग वीडियो को जब तक शेयर करो, ठीक है। चलिए, और बाकी सब पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है? एकदम पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रहा है आप लोगों का? मस्त चल रहा है, नोट वगैरह बना रहे हैं? आपको हम क्या बोलें, एक चैप्टर को जो पढ़ाएंगे उसको आपको याद करके छोड़ेंगे, एक लाइन बाय लाइन। आर्ट्स को ऐसा बनाना है कि लोग समझे कि आर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है ना। लोग आर्ट्स को मजाक में लेता है, आर्ट्स सब्जेक्ट को। देख रहे हैं कितना नॉलेज है आर्ट्स में। चलो, हेलो सर जी, हाउ आर यू? मुस्कान जी, आई एम फाइन, एंड यू बताओ आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग प्रतीक्षा शर्मा, गुड इवनिंग छोटी कुशवाहा, नूर तरन्नुम खातून, चलिए आ गई हैं। कविता कुमारी, बलराम, सचिन कुमार, बाप रे बहुत सारे लोग हैं। तानिया मौर्या, नंदू कुमार, तानिया अभी आप व्हाट्सएप में मैसेज की थी, देख नहीं पाए, सॉरी। ललिता कुमारी, प्रतीक्षा शर्मा, क्राफ्टर बुशरा, दिलनसी, सुशीला मल्होत्रा, सभी लोग जुड़े हैं। नगमा खातून, आशना रुबाब, चलिए सभी लोग जुड़ गए हैं। तो ठीक है, अब क्लास की शुरुआत किया जाए फटाफट प्यारे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सर, राम राम गुरुजी, राम राम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। हम नोट्स बनाती हूँ, सादिया सना जी, बिल्कुल सबको नोट्स बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। गुड इवनिंग, हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। जी, जो भी नए हैं एकदम आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, वेलकम है आपका, प्लीज़। चलो जी, बिल्कुल नाम वगैरह हो गया, अब क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस .com में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का, जो आपका तीसरा चैप्टर है ना, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। जिसका नाम क्या है? बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि दोस्ती, भाईचारा, है ना। जाति का मतलब तो सबको ही जानते हैं, कास्ट, और वर्ग का भी मतलब सबको जानते हैं। वर्ग का इंग्लिश क्या होता है? क्लास। तो वर्ग भी जानते हैं, जाति भी जानते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड क्या है? बंधुत्व, जिसका मतलब होता है भाईचारा। तो ये जो है आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, महाभारत किताब के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला आप लोगों को। महाभारत युद्ध के बारे में आप लोग हर कोई जानते होंगे, इस युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, महाभारत किताब के बारे में जानेंगे, और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये आपका पार्ट 1 है, यानी कि ये पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी लोग पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। एकदम तैयार रहिए, मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। 100% आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आएंगी। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए चैप्टर के अंदर से, बाहर से, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सभी तरह का प्रश्न आपका सॉल्व होगा। और इस चैप्टर का पूरा थ्योरी लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो जैसे मैंने बताया चैप्टर का नाम क्या था, हेडिंग आपको डालना है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। क्या है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ये जो है आपका इतिहास का तीसरा चैप्टर है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें हम लोग जो है यहाँ पर आरंभिक 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में पढ़ते हैं। किसके बारे में? समाज के बारे में। जैसे देखो, हम लोगों ने 600 BC में जो दूसरा चैप्टर आपका था राजा किसान और नगर, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा 600 मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, इन दोनों के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, दूसरा चैप्टर में। जहां पर हम लोग 600 BC के बारे में पढ़े थे, है ना। 600 BC मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में हम लोग वहां पर जो है
पढ़े कि किस तरीके से जो मगध साम्राज्य है वो शक्तिशाली थी, मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा कैसे था, 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जाने। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि 600 ईस्वी से लेके 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच 16 महाजनपद के बारे में, मगध महाजनपद के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, वहां पर आर्थिक राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, बदलाव हुए थे, जिनके बारे में हम लोगों ने जाना पिछला चैप्टर में, यानी कि दूसरा चैप्टर में। अब देखो इस अध्याय में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। हम लोगों ने आर्थिक और राजनीतिक बदलाव तो देखा, लेकिन समाज के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा, तो हम लोग समाज के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। समाज के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं महाभारत किताब को। जो महाभारत आपका है, महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की, आप लोग जानते होंगे। तो समाज के बारे में जानने के लिए हम लोगों को महाभारत किताब को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पर वहां की शासन व्यवस्था, भाई भाई की रिश्ता, औरतों की स्थिति इत्यादि सभी चीजों के बारे में सब कुछ दिया गया है। अब शासन व्यवस्था, वहां पर शासन कैसे कैसे होता था, भाई भाई की रिश्ता, वही कौरव और पांडव के बीच में जो लड़ाई हुआ था, महाभारत युद्ध जो हुआ था, है ना, और औरतों की स्थिति वहां पर किस प्रकार थी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। चलो अब चैप्टर जो है आपका शुरुआत होता है थोड़ा सा, बहुत ही पीछे से। आप लोग शायद एक कहानी जानते होंगे। देखिए हिंदू पुरानी ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। कितने युगों का? 4 युगों का। आप लोग हमको लगता है सिर्फ कलयुग के बारे में जानते होंगे। अभी क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो हिंदू पुरानी ग्रंथों में टोटल 4 युग के बारे में हम लोग को पता चलता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। एक है आपका सतयुग, जो सबसे पहला युग था वो क्या था? सतयुग था। फिर जो दूसरा युग आया उसका नाम है त्रेता युग। फिर जो तीसरा युग आया उसका नाम है द्वापर युग। फिर जो चौथा युग आया उसका नाम है कलयुग। तो टोटल 4 युग था। अब देखो 4 युग जो है वो हिंदू पुरानी ग्रंथों में हम लोग को मिलता है। सतयुग में जो है अच्छे और बुरी शक्तियां जो है अलग अलग लोक में रहती थी। लोक का मतलब क्या होता है? जो भी बालवीर सीरियल वगैरह अगर आप लोग देखे होंगे ना, तो लोग जैसे परी लोग, भयंकर लोग, इस तरीके से लोक का मतलब एक जैसे पृथ्वी एक लोक हुआ, पृथ्वी को एक लोक बोलेंगे। फिर मान लेते हैं हम जो है बृहस्पति ग्रह को ले लिए, तो वो एक अलग लोक हो गया। तो लोक नहीं, लोक का मतलब पीपुल होता। लोक पृथ्वी जैसे पूरा जमीन को एक लोक बोले, तो जो बृहस्पति है उसको अलग लोक बोल दिए। ठीक है, तो जो सतयुग था ना, वहां पर क्या था कि अच्छे और बुरी शक्तियां, एक अच्छी शक्तियां और एक बुरी शक्तियां, ये जो है अलग अलग लोक में रहती थी। अलग अलग लोक, यानी कि अगर अच्छी शक्तियां अगर पृथ्वी में रहता था तो जो बुरी शक्तियां जो है वो कहीं और जाके रहता था। ठीक है, फिर आया उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ कि इसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक साथ एक ही लोक में रहती थी, जैसे कि राम जी और रावण। यानी कि जैसे ही त्रेता युग आया तो इसमें क्या हुआ कि अब अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति दोनों एक ही लोक में रहने लगे, मतलब पृथ्वी पर ही रहने लगे। जैसे कि राम जी और रावण, जैसे राम भगवान और रावण जो है वो एक ही साथ रहते थे, है ना। फिर उनके बीच लड़ाई हुई, युद्ध हुई, उनके बारे में डिटेल में हमको नहीं जाना है। फिर उनके बाद आया द्वापर युग। फिर द्वापर युग में क्या हुआ कि इसमें अच्छी और बुरी शक्तियां जो है एक ही परिवार में रहती थी। पहले क्या था? अलग अलग लोक में रहता था, फिर एक लोक में आ गया, यानी कि एक ही जमीन में आ गया, अब फिर एक परिवार में आ गया, अब है ना। इसमें क्या होगा कि अच्छी शक्ति यानी कि अच्छे लोग और बुरे लोग ये दोनों एक ही साथ में रहने लगे, है ना। जैसे कि पांडव और कौरव क्या था? एक परिवार के लोग थे, आपस में चचेरे भाई थे, है ना। तो ये एक ही परिवार के लोग हुए, लेकिन इनमें कोई अच्छा था और कौन बुरा था। ठीक है, फिर उनके बाद जो अभी चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं कलयुग, इसमें क्या हो गया? पहले तो एक परिवार में आया, अब क्या हो गया कि इसमें अच्छाई और बुराई ये दोनों एक ही इंसान में आ गया। चीजें प्यारे बच्चों आपको समझ में आई? इसमें जो अच्छाई और बुराई है वो एक ही इंसान में आ गया। तो पहले अलग अलग लोक में, एक जमीन में, दूसरे ग्रह में, फिर दूसरा आया एक जमीन में, फिर आया एक परिवार में, अब एक लोक में। इसीलिए कहा जाता है कि आज कलयुग है, क्योंकि एक ही इंसान के अंदर बुराई भी पाया जाता है और अच्छाई भी पाया जाता है। हर इंसान में किसी ना किसी तरह का बुराई पाया ही जाता है, 99%। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो पढ़ेंगे द्वापर युग के बारे में। द्वापर युग, इसमें अच्छी और बुरी शक्तियों के बारे में, जो कि एक ही परिवार में रहता था। जैसे कि पांडव और कौरव के बीच में जो महायुद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। ठीक है, चलो अब आगे देखो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग फटाफट। अब देखते हैं महाभारत युद्ध के बारे में। इसके बारे में तो हमको लगता है हर कोई जानते होंगे ना। महाभारत युद्ध किसके बीच लड़ी गई थी? कौरव और पांडव के बीच में। बस छोटा छोटा हम लोग लेके चलेंगे। अब महाभारत के बारे में लेक्चर देने लगे तो कम से कम 3 घंटा का वीडियो आपका बनने वाला है, लेकिन बस छोटा छोटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो महाभारत युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, कौरव और पांडव के बीच। किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच। कितने दिन तक ये लड़ाई चली थी? तो महाभारत युद्ध जो है बच्चों वो चली थी 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। अच्छा, इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, बल्कि यूं कहें तो करोड़ों लोग यहाँ पर मारे गए थे। करोड़ों लोग, लाखों भी कम है।
इस युद्ध में, महाभारत युद्ध में, ठीक है। और महाभारत युद्ध जो है वो कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। अब देखिए इस युद्ध में जो लाखों लोग मारा गया ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जो कुरुक्षेत्र था वो बिल्कुल खून से रंग गया था। समझिए कितना बड़ा युद्ध होगा, कितने लोग मारे गए होंगे कि खून से पूरा जो पृथ्वी है या फिर पूरा जो कुरुक्षेत्र है, पृथ्वी नहीं, पूरा जो कुरुक्षेत्र। अच्छा, ये युद्ध कहां पर हुआ था पहले याद रखिएगा, महाभारत जो युद्ध है वो आपका कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो यहां पर जो लाखों करोड़ों लोग जो मारे गए थे उसके खून से पूरा कुरुक्षेत्र जो है वो लाल हो गया था। क्या हो गया था? लाल हो गया था। इसलिए आपको ये पूछा जा सकता है कि बताओ कुरुक्षेत्र जो है वो किसकी वजह से लाल हुआ था? तो लाखों लोग के मारने की वजह से या फिर मरने की वजह से, ठीक है। तो ये आपका महाभारत युद्ध का छोटा सा टीजर था। चलो अब देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं महाभारत के बारे में, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे महाभारत के बारे में, क्योंकि अगर आप समाज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको महाभारत के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम नए हैं, तो प्लीज़ आइए, वेलकम है आपका तनु क्लासेस.com में, बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। चलिए अब देखो महाभारत के बारे में देखते हैं। महाभारत देखो, यह भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये जो महाभारत किताब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है महाभारत के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो महाभारत है ये क्या है? भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है, ठीक है। महाभारत उपमहाद्वीप के सबसे विशाल ग्रंथों में से एक है, यानी कि उपमहाद्वीप के जितने भी ग्रंथ है उस ग्रंथों में सबसे बड़ा जो ग्रंथ है बच्चों वो कौन सा है? महाभारत है, ठीक है। इसकी रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही, यानी कि महाभारत को लिखने में, महाभारत की रचना करने में टोटल कितना समय लग गया? 1000 साल। 1000 साल कब से कब तक? 500 बीसी से लेकर के 500 ईस्वी तक, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी के बीच, यानी कि टोटल 1000 साल की रचना लगा। किसमें? महाभारत की रचना करने में। किसकी रचना में? महाभारत की रचना में। तो याद रखिएगा इसकी रचना में लगभग 1000 वर्ष तक लगा। महाभारत का जो पुराना नाम था बच्चों वो क्या था? जय संहिता। याद रखिएगा महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता। महाभारत की मुख्य कथा है दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण, कौरव और पांडव, यानी कि दो परिवारों के बीच में युद्ध का चित्रण जो है वो किसमें दिया गया? महाभारत में। तो कभी भी आप सुनते होंगे जब भी महाभारत बोला जाता है ना, तो महाभारत से ही समझ में आ जाता है कि ये क्या है? युद्ध है ना। तो महाभारत के बीच में जो है क्या चलता है? दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण। महाभारत में ज्यादातर जो जिक्र किया गया है, जो दिया गया है, वो दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण को दिया गया है। किसमें? महाभारत किताब में। तो याद रखिएगा ये क्या था? 1000 वर्ष समय लगा। इनका पुराना नाम जय संहिता था और इसमें दो परिवारों के युद्ध के बारे में दिया गया है। किसके किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच, ठीक है। अब है शुरू में इसमें केवल 88 श्लोक थे, यानी कि शुरू में टोटल श्लोक कितना था? 8800, लेकिन बाद में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गई, है ना। इनके जो मूल रचनाकार है वो है महर्षि वेदव्यास। आपको पूछा जा सकता है कि महाभारत को किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आता होगा, अगर नहीं आता है तो आना चाहिए, वो ये कि सर आप बताइए, आप अभी बोले कि इसकी रचना में टोटल 1000 साल का समय लगा। आपने अभी कहा कि इसकी रचना में टोटल कितना समय लगा? 1000 वर्ष। इसकी रचना में टोटल लगा 1000 वर्ष। अब आप बताइए ये जो महर्षि वेदव्यास है क्या ये 1000 साल जिंदा था? क्या ये 1000 वर्ष जिंदा था? क्योंकि इसके समय महाभारत को लिखने में 1000 जब वर्ष लगा होगा तो ये तो आदमी 1000 साल नहीं जिया होगा, तो फिर कैसे लिख लिया? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसकी रचना में 1000 वर्ष लगा, लेकिन जो मूल रचनाकार है ये नहीं कहते हैं कि ये पूरा महाभारत को इसने लिखा होगा, बिल्कुल नहीं। हो सकता है महाभारत का कुछ पार्ट कहीं और होगा, कुछ पार्ट कहीं और होगा, कुछ पार्ट कहीं और होगा। सबको मिलाकर के जो है आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से कठिनाई आई, किस तरीके से दिक्कत आई। तो इसने जो है सबको मिलाकर के लिखा। तो 1000 वर्ष लगा था टोटल। 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में इसकी यानी कि महाभारत किताब की रचना हुई थी और इसके मूल रचनाकार का नाम क्या है? महर्षि वेदव्यास। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहला, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। इसको टोटल समय कितना लगा? 1000 वर्ष। इसके जो मूल रचनाकार है वो कौन है? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। और उनके बाद इसमें जो दो परिवारों के बीच युद्ध दिया है तो किसके किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच। यहां तक आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो महाभारत की विशेषताएं को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। महाभारत है ये चैप्टर में ही आपका महाभारत है। आप ये मत समझिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, आपको बच्चों ये नहीं सोचना है। ये चैप्टर में आपका महाभारत के बारे में बहुत कुछ दिया गया है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग शादी के जो 8 प्रकार होते थे, फिर हम लोग किस तरीके से शादी वगैरह होती, सारा चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे। बस ध्यान से प्लीज़ पैसेंस के साथ देखिए। आप लोग कमेंट मत कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है। ध्यान से देखिए, 100% सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और उनके बाद जो कोर्स ज्वाइन कर लें, जो PDF ले लिए हैं, क्लास होने के बाद PDF को देख लीजिएगा, ठीक है। चलो महाभारत की विशेषताएं एक एक करके देखते हैं। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत क्या है? हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है।
यानी कि जैसे देखिए हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके बाद महाभारत है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो उस ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ एक क्या है, महाभारत भी है। ठीक है, आगे देखो, विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ भी है, साथ ही साथ महाकाव्य भी है। हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है, और हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इसमें विभिन्न सामाजिक समुदायों के व्यवहार का मानदंड तय है, यानी कि अलग अलग समाज के स्थिति के बारे में, अलग अलग समाज के दंड के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जो है इस महाभारत किताब में दी गई है, महाभारत ग्रंथ में दी गई है। महाभारत में लड़ाई, जंगलों, महलों और बस्तियों का वर्णन है, यानी कि महाभारत जो ग्रंथ है वहाँ पर लड़ाई के बारे में, जो कौरव और पांडव के बीच लड़ाई हुई थी, वहाँ के जंगलों के बारे में, वहाँ के महलों के बारे में, वहाँ के बस्तियों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ पर औरतों की स्थिति के बारे में, वहाँ पर शासन व्यवस्था के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो महाभारत में दी गई है। ये सारा पॉइंट को आपको बच्चों लिखना है। ठीक है, महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना गया है। याद रखिएगा, 4 वेद तो आपको पता ही है। अगर आपको पूछा जाएगा कि बताइए किस किताब को महाभारत का पंचम वेद, किस किताब को हिंदू ग्रंथ का, हिंदू धर्म का पंचम वेद माना गया है, तो उसका नाम क्या है बच्चों, महाभारत। क्या नाम है, महाभारत। चलो, महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़े पाठ है। यानी कि वहां पर जो है जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में, वो लोग जीवन कैसे बिताते थे, जीवन कैसे बिताना चाहिए, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, देश के बारे में, ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जो है महाभारत किताब में, महाभारत ग्रंथ में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब देखो आगे, महाभारत को जो संकटपूर्ण संस्करण था, कहने का मतलब है संकटपूर्ण का, देखो समालोचनात्मक, समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना, यानी कि समझाना। तो महाभारत का जो है ना, महाभारत को समझाने में बहुत सारी कठिनाइयां आती थी, जो कि आपका एनसीईआरटी में लिया गया है। महाभारत को समझाने में प्यारे बच्चों बहुत तरह की कठिनाई आती थी। एक एक करके कठिनाई को देखेंगे। चलिए, गांव में लोग बोलते हैं महाभारत शुरू हो गया है जब लोग झगड़ा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, महाभारत बहुत खतरनाक युद्ध था भाई। आई एम लेट सर, क्या बात ऑफिसर, सुनूं लेट कैसे हो गए जी। कहीं पे भी लड़ाई होती है ना तो अक्सर बोला जाता है, अरे ये देखो महाभारत अब शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए, महाभारत का समालोचनात्मक मतलब क्रिटिकल संकटपूर्ण संस्करण, यानी कि महाभारत को जो संस्करण किया गया, जो समझाने में जिस तरीके से परेशानी होती थी, जिस तरीके से कोई चीज़ को समझाने में, अब देखिए महाभारत है, अब ये महाभारत आज का नहीं है, बीसी ईसा पूर्व का है। कहने का मतलब है कि कोई रिटर्न में सारा चीज़ लिखा हुआ नहीं है, इसको जमा करने में भी बहुत तरह की समस्याएं आई हैं। अब कोई वर्ड आ गया, कोई शब्द आ गया, उसको कैसे समझाए। अब यही एक शब्द है समालोचनात्मक। अब हमको अगर समालोचनात्मक का मतलब नहीं पता होगा, उस वक्त में लोगों को पता नहीं होगा, तो अब लोगों को कैसे बताए। तो इसमें ना बहुत तरह की कठिनाई आती थी, बहुत तरह की कठिनाई आती थी। देखो, समालोचना का मतलब होता है विश्लेषण करना, मतलब समझाना, किसी चीज को खुल करके बताना, यानी कि समझाना, अच्छे तरीके से अध्ययन कर उसमें त्रुटियों, गलती में सुधार करना। समालोचना का मतलब क्या होता है, अच्छे से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो, पढ़ाई करो, जो भी गलती है उनको सुधार करके फिर से बताओ। ये होता है समालोचना का मतलब। और महाभारत का समालोचना मतलब, अब महाभारत को समझाने में किस तरह की कठिनाई आई, किस तरीके से लोगों ने समझाया, है ना। 1919 ईस्वी में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था जिनका नाम था वीएस सुक्तांकर। जिनका नाम क्या था, वीएस सुक्तांकर। इसने एक परियोजना की शुरुआत की, यानी कि इन्होंने जो है एक प्लानिंग शुरू किया, एक परियोजना किया। क्या नाम था उनका, बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था जिसका नाम था वीएस सुक्तांकर। याद रखिएगा, वीएस सुक्तांकर। ये कब, 1919 ईस्वी में जो है एक परियोजना शुरू किया इन्होंने। इस परियोजना में बड़े बड़े विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक, यानी कि जो संस्करण है उनको तैयार करने का जिम्मेदारी लिया। यानी कि इन्होंने, जिनका नाम क्या था, वीएस सुक्तांकर, इन्होंने 1919 ईस्वी में एक परियोजना बनाया जहां पर बड़े बड़े लोगों को कहा कि तुम जो है इस महाभारत को, या फिर आप लोग जो है इस महाभारत को अच्छे से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखो समालोचनात्मक किस तरीके से कठिनाई आती थी, है ना। जब समालोचनात्मक किया जाता था, यानी कि जब इसकी खोज किया जाता था, जब इसको समझाने के लिए लोग द्वारा कोशिश किया जाता था, तो किस तरीके से समस्याएं आती थी उसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। सारी चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आएगी। देखो, समालोचनात्मक संस्कृत में की गई चरणबद्ध क्रियाएं, कहने का मतलब है
जब लोग इनको समझाने लगे तो समझाने में किस तरीके का समस्याएं आती थी, किस तरीके का कठिनाई आती थी, उनके बारे में एक एक करके एक एक स्टेप करके हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले देश के अलग अलग स्थानों से लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। अब पांडुलिपि क्या होता है आगे आपको समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। सिंपली अभी पांडुलिपि का मतलब आप समझिए कोई लेख है, कोई चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देश के अलग अलग स्थानों में जो है, देश के अलग अलग स्थानों में अलग अलग लिपियों में ये जो महाभारत की संस्कृत पांडुलिपि है उनको लिखा गया है। अब इसको इकट्ठा करना ये भी क्या था, बहुत बड़ी समस्या था। बोलेंगे कैसे सर, ध्यान से देखिएगा। अब मान लो दक्षिण भारत में कोई महाभारत का कोई टुकड़ा मिला, महाभारत जो किताब है उनका कोई चीज़ लिखा हुआ मिला, कोई मिला जम्मू कश्मीर में, कुछ मिला बिहार में, कुछ मिला उत्तर प्रदेश में। अब हर जगह का अलग अलग भाषा होता था, लिखने का तरीका अलग अलग होता था, हर जगह का लिपि भी जो है अलग अलग होती थी। अब होता क्या था, अब अगर सारी चीज़ों को एक जगह जमा किया जाता था तो वो लिपि अलग, ये लिपि अलग, वो लिपि अलग। अब सबको एक आदमी समझाए तो समझाए कैसे, तो पहला प्रॉब्लम जो है इकट्ठा करने में, इकट्ठा जो किया तो उसको ये समस्या हुआ। दूसरा, उन श्लोकों को इंगित चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए। अब दूसरा स्टेप क्या हुआ प्यारे बच्चों, सबसे पहले जमा किया गया। अब जमा करके उसमें जो एक जैसा लिखा हुआ था, है ना, उन श्लोकों में, यानी कि उन जो लाइन लिखा हुआ था, जो श्लोक लिखा हुआ था, उनमें जो भी पॉइंट था सेम टू सेम, जो भी पांडुलिपि सभी में पाए गए थे, है ना, जो भी पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो जो भी पांडुलिपि या फिर जो भी अभिलेख हर चीज में मिलता था, जो भी लाइन हर ग्रंथ में मिलता था, हर पांडुलिपि में मिलता था, उस पांडुलिपि को लिया गया, उस लाइन को लिया गया। यानी कहने का मतलब जैसे 4 किताब हमको मिला 4 जगह से, तो उसमें जो लाइन हूबहू मिलता था, जो लाइन सेम टू सेम मिलता था, उस लाइन को लिया गया। ये दूसरा चरण। तीसरा, श्लोकों का प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। और फिर ये श्लोक जो टोटल लिया गया हर जगह से, तो इन श्लोकों का जो प्रकाशन हुआ, जब इन श्लोकों को प्रकाश किया गया, मतलब जब इनकी इजाद किया गया, जब इसकी स्थापना की गई, जब इसको निकाला गया, तो टोटल 13,000 पेज में निकला, 13,000 पृष्ठ में, कितने 13,000 पेज में, और अलग अलग ग्रंथ में, अलग अलग खंडों में जो है इनको निकाला गया। कहने का मतलब है जब महाभारत को एक जगह जमा किया जा रहा था तो पहला तो हर जगह से सभी को एक जगह जमा किया गया, फिर जो जो लाइन हूबहू मिलता था उसको लिया गया। जब इसको लेकर के फिर प्रकाश किया गया तो टोटल कितना 13,000 पेज पर जो है इसको, मतलब एक तरीके से 13,000 पेज पर ये लिखा गया, है ना। फिर इसको अलग अलग खंडों में विभाजित करके इनको प्रकाशित किया गया, ठीक है। इस परियोजना को पूरा करने में टोटल 47 साल का समय लगा था। कितना, 47 ईयर्स। आप अनुमान लगाइए 47 साल कितना बड़ा होता है, अनुमान लगा के देखिए। इस प्रक्रिया करने में, यानी कि ये जो लाया गया, सारा चीज किया गया, जमा किया गया, अलग अलग लाइन लिया गया, तो इसको करने में टोटल 47 वर्ष लगा। कितना, 47 वर्ष। समझ सकते हैं कितना दिक्कत हो गया होगा, कितना कठिनाई होती होगी, है ना। देखो, पांडुलिपि का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इतिहास में अक्सर ये वर्ड आते रहेगा, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, पांडुलिपि, ठीक है। देखो, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, ठीक है। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं प्यारे बच्चों जो एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखी गई हो। जैसे हस्तलिखित पत्र, यानी कि हाथ से अगर कोई पत्र को आप लिखते हैं तो उसको हम लोग पांडुलिपि भी कहेंगे, चाहे वो एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो या 2 व्यक्ति के द्वारा या हजारों व्यक्ति के द्वारा, लेकिन उसको क्या कहेंगे, पांडुलिपि कहेंगे। शर्त क्या है कि हाथ से लिखी हुई होनी चाहिए, मुद्रित किया हुआ हो, किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कह सकते। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मुद्रित किया हुआ, मुद्रित का मतलब समझिए कि मशीन के द्वारा लिखा हुआ है, या फिर कोई अन्य विधि से या कोई दूसरे तरीके से, हाथ के सिवा कोई दूसरा तरीका से अगर लिखा गया है, या फिर किसी दूसरे दस्तावेज से अगर कॉपी किया गया है, कोई किताब से कॉपी किया गया है, कोई दूसरा ग्रंथ से कॉपी किया गया है, तो इसको हम लोग पांडुलिपि नहीं कहेंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि पांडुलिपि एक ऐसा है जो सबसे पहले एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखा हुआ होगा। दूसरा, ये कहीं पे और नहीं मिलेगा, एक ही जगह लिखा हुआ होगा, ठीक है। किसी से कॉपी किया हुआ नहीं रहेगा, मुद्रित किया हुआ नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, पांडुलिपि। अब आपको पांडुलिपि का मतलब समझ में आ गई होंगी, तो यहाँ पर आप ये समझ में आ गया होगा कि पांडुलिपि को इकट्ठा किया, मतलब अलग अलग लोगों के हाथों में जो लिखा हुआ था, हाथों के द्वारा जो लिखा हुआ था उसको एक जगह जमा किया। फिर जो जो लाइन पांडुलिपि में सेम मिला उनको क्या किया, निकाल लिया गया। जब उनको निकाल करके जब उनका प्रकाशन किया गया तो उसमें टोटल 13,000 पेज बन गया। कितना, 13,000। और जब इसको 13,000 पेज को एक किताब में लगकर 400 पेज का बुक इतना मोटा हो जाता है, तो 13,000 जो पेज हुआ उसको अलग अलग, 13,000 जो पृष्ठ हुआ उसको अलग अलग खंडों में बांट करके प्रकाशित किया, और इस प्रक्रिया में टोटल 47 साल का समय लगा, ठीक है। चलो
अब देखो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का परिणाम, कहने का मतलब क्या हो गया कि जब महाभारत को इस तरीके से आसान भाषा में प्रकाशित किया गया 47 सालों में, तो उनके बाद परिणाम क्या हुआ। कोई चीज़ जो हम लोग करते हैं, चाहे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद सिर्फ एग्ज़ाम दे देंगे क्या, परिणाम देखेंगे ना, आखिर परिणाम क्या हुआ, आप फर्स्ट डिवीजन किए, आप टॉप किए, आप अच्छे नंबर लाए। तो ठीक वैसे ही इतना जो काम किया 47 सालों में, तो इसका परिणाम क्या हुआ, महाभारत को सुधारने का, महाभारत को समझाने का परिणाम क्या हुआ, इसको प्यारे बच्चों देखते हैं। देखो, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के परिणाम के रूप में पूरे महाद्वीप में उत्तरी भाग कश्मीर और नेपाल से लेकर के दक्षिण तमिलनाडु, यानी कि उत्तरी भाग आपका हो गया कश्मीर, और नेपाल से लेकर के उत्तरी भाग में कश्मीर भी आता है, नेपाल भी आता है, ठीक है, और दक्षिण भाग आपका हो गया तमिलनाडु और केरल तक सभी पांडुलिपियों में समानता नजर आई। सबसे पहला काम यह हुआ कि पूरे भारत में उत्तर की तरफ नेपाल से लेकर के, उत्तर की तरफ नेपाल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में केरला से लेकर के तमिलनाडु तक, इनके बीच में जितना भी पांडुलिपि मिला, पांडुलिपि का मतलब जो हाथ से लिखा गया है, याद रखिएगा, जो जिस पेज को, जिस किताब को हाथ से लिखा गया है उसी को पांडुलिपि कहते हैं। तो जितना भी पांडुलिपि मिला, ये पांडुलिपि पर एक तरह का समानता नजर आया। ऐसा देखने को मिला कि हाँ, ये पांडुलिपि सेम है, एक ही सभ्यता का है, कहने का मतलब एक ही जगह का है, ठीक है। कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के पर्यटन में हुए अनेक क्षेत्रीय प्रभेद अर्थात प्रकार उभर कर सामने आया। श्लोकों के प्रकाशन का 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी पृष्ठ इनकी प्रभेदों का प्रमाण देते हैं। यानी कि कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के पर्यटन में, है ना, जो भी क्षेत्रीय प्रभेद हुआ था, अर्थात जो भी प्रकार उभर कर सामने आया था, तो इसमें जो 13,000 जो पृष्ठ था, तो इसका लगभग आधा हजार जो पृष्ठ है वो इन प्रभेदों का प्रमाण देता है। यानी कि जो भी प्रभेद हुआ था, जिस तरह का भी भेद हुआ था, उनके बारे में जो है ये आधा हम लोगों को 13,000 का जो आधा, यानी कि 7,500 लगभग हम लोग को बताता है, 6,500, ठीक है। अब देखो आगे, कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अनेक परंपराओं के बारे में जाना, और परिणाम के रूप में यह निकला कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। कहने का मतलब क्या है, जब इस ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया गया तो लोगों ने कई चीज़ों के बारे में जाना। ये ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा हुआ था, प्राकृत भाषा में, तमिल भाषा में। प्राकृत भाषा मतलब जो इशारों में बात होती थी, जो अनपढ़ लोग उस वक्त में यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, जो जाहिल कह सकते हैं, जो अनपढ़ होते थे उस वक्त में, उनको कहा जाता था, वो जो भाषा का यूज करते थे उसको कहा जाता था प्राकृतिक भाषा। तो इन ग्रंथों के माध्यम से जो भी परंपरा के बारे में हम लोग को जानने के मिला, तो इसका परिणाम यह हुआ बच्चों कि वहाँ पर उसके बारे में हम लोगों को ऑफिशियल माना गया। यानी कि वहाँ के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में, वहाँ के परंपरा के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देखिएगा। ये जो पांडुलिपि है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, किस तरह से क्या क्या स्टेप हुआ इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो आपका संस्करण का जो परिणाम था, तो ये परिणाम सिर्फ याद रखिएगा, एक ये परिणाम आपका, ठीक है, और दूसरा परिणाम नीचे वाला याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। अब चलिए वेद के बारे में चलते हैं। वेद के बारे में तो आप लोग हर कोई जानते होगा ना। वेद, यजुर्वेद, सामवेद, टोटल 4 वेद होता है, आप लोग को पता है। चलो, अंचल पाठक MD हुसैन, क्या हुआ हुसैन बताओ? आप मैसेज नहीं पढ़ते हो मेरा सर। आप खान ब्रो मैसेज पढ़ते हैं, क्लास के दौरान अगर मैसेज पढ़ेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, और हम एक तरफ से समझाते जाते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम समझाते हैं, आप लोग मैसेज करते हैं तो हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हेलो सर, हाँ जी सर, समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? जो जो इंपॉर्टेंट है लास्ट में आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, इनका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो टेंशन मत लो यार, इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं, सारी चीज़ों को पढ़ो ना। हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? सर रोज़ क्लास होती है। प्यारे बच्चों इनको जवाब दीजिए, रोज़ क्लास होती है या नहीं? फटाफट जवाब दीजिए उनको। चलो अब देखते हैं वेद के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेद आपका, वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। वेद शब्द का मतलब क्या होता है? ज्ञान, है ना। वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का विद धातु से बना है। किस धातु से? एक विद धातु है, उससे बना है, जिसका मतलब होता है जानना। अतः वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज, है ना। वेद का मतलब सिंपली आपको रखना है, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, यानी कि नॉलेज। और ये संस्कृत भाषा का शब्द है जो लिया गया है, विद धातु से बना है, ठीक है। ये प्राचीन भारत की पवित्र साहित्य है। ये जो वेद है वो प्राचीन भारत की पवित्र साहित्य है। ये अभिलेख नहीं है, ये पांडुलिपि नहीं है, ये क्या है? साहित्य है, ठीक है।
अब वेद के टोटल 4 प्रकार है, आप सबको पता होगा वेद के टोटल कितने प्रकार है, 4 प्रकार। आपको प्रश्न पूछा जाता है वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी वेद है ना, फिर उनके बाद आया अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद उनके बाद आया था, फिर आया था सामवेद, फिर लास्ट में आया था अथर्ववेद। ठीक है, तो देखो वेद के प्रकार, वेद में जो सबसे पहला वेद है उनका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है ये प्रथम वेद है, यानी कि सबसे पुरानी वेद है, सबसे प्रथम वेद है, पहला वेद है। इसका मूल विषय क्या है, ज्ञान, यानी कि इस वेद में, ऋग्वेद में जो है ज्यादातर लोगों को क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है। इसमें विभिन्न देवताओं के बारे में दिया गया है ना, विभिन्न देवताओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में इस ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। तो वेद के प्रकार में जो पहला प्रकार था वो क्या था, ऋग्वेद था। इसमें ज्यादातर ज्ञान की बातें की गई है और ज्यादातर देवी देवताओं के बारे में जानकारी दी गई है। जो दूसरा है बच्चों वो है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या है, तो इसमें क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र वर्णित है, यानी कि कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी किसी तरह का पूजा होता है, किसी भी तरह का कोई भी क्रिया होता है ना, तो वहां पर किस तरह का मंत्र पढ़ा जाता है, वो मंत्र जो है वो यजुर्वेद में दिया गया है। किसमें, यजुर्वेद में। जैसे इस्लाम में अगर बात करें तो इस्लाम में उनको सूरा कहा जाता है, जो कि कुरान में दिया गया है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यजुर्वेद में जो है यहाँ पर मंत्र दिया गया है ना, तो इसमें क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र वर्णित है, यानी कि मंत्र जो है यजुर्वेद में दिया गया है। तीसरा है सामवेद। तीसरा क्या है, सामवेद। इसका मुख्य विषय उपासना है, मतलब पूजा, भक्ति, ये भक्ति हो गया, पूजा हो गया, इनके बारे में बताना, ये किसका काम है, सामवेद का काम है। किसका काम है, सामवेद, यानी कि सामवेद में इनके बारे में दी गई है। चौथा जो है उनका नाम है अर्थवेद, जो कि सबसे लास्ट वेद है, सबसे अंतिम वेद है, जिनका नाम क्या है, अर्थवेद। और इसमें जो है गुण के बारे में, धर्म के बारे में, आरोग्य के बारे में, इनके बारे में मंत्र दी गई है। किनके बारे में, गुण के बारे में, धर्म के बारे में, आरोग्य के बारे में, इसके लिए मंत्र दी गई है। धर्म के लिए मंत्र, आरोग्य के लिए मंत्र, गुण के लिए मंत्र। समझ में आ गया। तो ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है, याद रखिएगा। अर्थवेद सबसे नई वेद है, कह सकते हैं। इसमें यजुर्वेद में जो है आपके क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र वगैरह दिया गया है। ऋग्वेद में ज्यादातर जानकारी है, देवी देवताओं का वर्णन है। यहाँ तक आप लोग को 100% याद हो गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलो अब यहाँ पर जो चैप्टर आपका था ना, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब हमने क्या बताया, भाईचारा। याद रखिएगा, बंधुत्व का मतलब क्या होता है बच्चों, भाईचारा मतलब दोस्ती, भाईचारा मतलब दोस्ती, बंधुत्व, बंधुत्व। ठीक है, देखो परिवार तथा बंधुत्व, परिवार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, इतना सुस्तीपन मत दिखाइए यार। एक बात है, लेकिन फिर आप लोग जब कमेंट बंद कर देते हैं ना तो लगता है क्या कि सब शांत हो गया है ना। एक बार आप लोग का नाम ले लेते हैं, फिर इसके टॉपिक को शुरू करेंगे। नूर तरन्नुम, आलिया खानम, चलिए आलिया खानम की सिस्टर आ गई है, नाम नहीं पता। रिफत परवीन, भाईचारा, जी बिल्कुल। एंड प्रज्ञा राजपूत, हेलो प्रज्ञा, हेलो तानिया, हेलो सुशील मल्होत्रा। कहाँ पर हैं आप लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं फटाफट बताओ जी, मज़ा आ रहा है कुछ, मतलब समझ में वगैरह आ रहा है कि नहीं समझ में, कि बस ऐसे ही। इसे गंधारी कहते हैं, गंधारी। सानिया कुमारी, जी बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ, गुड इवनिंग सर। पलक सिंघानिया, गुड इवनिंग सर। आज हम लेट हो गए। स्वीटी कुमारी, क्यों लेट हो गए प्यारे, बताओ आप क्यों लेट हो गए। 7 बजे पता है क्लास की टाइम, जब 7 बजे शुरू होगी तो क्लास के टाइम में आ जाना है। अगर आप ऑफलाइन में होते तो क्या अभी आते, बिल्कुल नहीं आते, है ना। यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू। आर्ट विद सलोनी, अमजद सर, यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू, सुपर भैया जी, सुपर, बहुत मज़ा आ रहा है सर, थैंक यू। सीता चौधरी, मैं रोज़ क्लास करती हूँ, मुझे समझ आता है, थैंक यू। नूर तरन्नुम, वाई मेरा सबसे पहले, जी एमबी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी कीजिए। रोहित सरदार, आप एमबी ख़त्म क्यों करते हैं बताइए, कम से कम 500 एमबी आपको बचा के रखना है। 200-250 एमबी में तो काम चलता है यार, एमबी ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, इसका मतलब क्या, क्लास को छोड़ के चले जाएँ। यस सर आज लेट हो गया। अजय कुमार, क्यों लेट हो गया आप लोगों का, क्यों लेट हो गया बताओ, क्या हाल है सर। सादिया सना जी, बहुत अच्छा। एंड पूजा कुमारी, हेलो सर, हेलो पूजा, बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं तो। एक गाना हो जाए, आज हम एक गाना सुने थे, जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा। सॉरी सर आज लेट हो गया। उर्मिला कुमारी, बाप रे बहुत सारे बच्चे लेट हो गए भाई, क्या बात है जी। हाँ तो जो भी लेट हो गए ना, शुरू से क्लास को देख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। शुरू से ही क्लास को देखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्लीज़ इस तरह का वीडियो देखिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइन बाय लाइन चैप्टर, देखिए हम लोग सिलेबस में सबसे पीछे हैं, लेकिन तब भी आपको एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि जब आप लोग कहीं जाएं कुछ करें ना, तो हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आए, पॉलिटिकल पढ़ने में मज़ा आए। ये नहीं कि बस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ऐसा नहीं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से क्या होगा कि बस एग्जाम के बाद आप ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे, सब कुछ खत्म।
लेकिन अगर लाइन बाय लाइन ये सारा चीज़ पढ़ाएंगे, कौरव, पांडव, महाभारत युद्ध के बारे में, टोटल 4 युग के बारे में आपको बताए, है ना, सत्य युग, लास्ट में कल युग, इनके बारे में जब आपको बताएंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और जब आप हिस्ट्री आगे चल के इस सब्जेक्ट को रखिएगा तो 100% आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, लेकिन ये भी करवाएंगे। अब ये सारा चीज़ हम भी चाहें तो एक दिन में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा के क्लास को खत्म कर दें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से नॉलेज भी मिले, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी आपका सॉल्व हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। आप वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस वगैरह में लगाइए। जो नहीं लगाए हैं कम से कम हफ्ता में 1 से 2 बार स्टेटस लगाइए इस चैनल के बारे में, या हम लोगों का फोटो लेके, या तनु क्लासेस .com लिख करके, जैसे भी हो, कहाँ पर पढ़ाई करते हैं इनके बारे में अपने दोस्तों को बतावें, ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन करें और बहुत ही मज़े के साथ, आनंद के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ पढ़ते हुए चलें, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सर। मैं भी हूँ मुस्कान, बिल्कुल मुस्कान परवीन, पता है आप भी हैं। शादिया सना, प्रिया कुमारी पटेल, प्रीति यादव, यस सर क्लास में मज़ा आ रहा है जी, गुड। आशना रोबाब, एमडी हुसैन, प्रीति कुमारी सर आज व्हाट्सएप स्टेटस लगाई हूँ और इंस्टा पे भी प्रीति कुमारी, थैंक यू प्रीति। अंचल पाठक सर हम लोग का फ़ोन अलग रखते हैं, जी बिल्कुल अंचल, अलग रखते हैं फ़ोन आपका, ठीक है। अमन कश्यप, एमडी हुसैन। चलो जी, अब क्लास को शुरुआत किया जाए। बहुत मज़ा हो गया, बातचीत हो गया। अब वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉरी अब आ गए वेद के बारे में पढ़ लिए। टोटल 4 वेद है। कितना वेद है प्यारे बच्चों? 4 जी। गुरुजी मैं हर रोज़ स्टेटस लगाता हूँ सर, थैंक यू राजा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। सादिया सना, थैंक यू, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता है जी, यू आर, थैंक यू सो मच। राधे राधे जी, राधे राधे सर। मैं भी हूँ दीपशिक्षा, सॉरी आपका नाम का प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे भाई। यू आर राइट सर, जी बिल्कुल। होम साइंस पर जी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट भी होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। मतलब जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए ना, 100% बहुत मजा आएगा। जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस पर गौरव फिक्र करो, उन पर ध्यान दो। जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं रिविजन करो, पिछला क्वेश्चन पढ़ो, टेस्ट दो, टेस्ट जो ले लिए सारा चीज़ ले लिए, ठीक है ना। सर मैं भी हूँ, आप कल से इग्नोर कर रहे हैं मुझे। सानिया कुमारी, बताओ सर सॉन्ग गाइए, आप बहुत अच्छा गाते हैं। एक गाना गाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, बस वही गाना जो पुराना हम लोगों का है। गला मेरा बैठ गया थोड़ा। सर मैं भी हूँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल। उसके बाद क्या है नहीं पता है। चलो जी, अब ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है प्यारे बच्चों वो क्या है? परिवार तथा बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब हमने क्या बताया? भाईचारा। याद रखिएगा, बंधुत्व का मतलब अभी हमने आपको बताया भाईचारा, और परिवार का मतलब फैमिली। आप, हम, फैमिली, आपके परिवार, आपके भाई, आपके माता पिता, ये क्या है? एक फैमिली है, ठीक है। चलो सबसे पहले परिवार देखते हैं। उस वक्त में परिवार किसको कहा जाता था? तो लोगों का समूह, लोगों का समूह जिसमें लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर प्रयोग करते हैं, परिवार कहलाता है। परिवार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका मम्मी पापा दादा दादी, नहीं, लोगों का वैसा समूह, वैसा ग्रुप जिसमें लोग आपस में मिलजुल करके एक दूसरे से बांट करके खाते पीते हैं, भोजन करते हैं, संसाधन का आपस में मिलजुल बांट करके प्रयोग करते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? परिवार कहते हैं, ठीक है। पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते हैं, और जो भी पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो खून का रिश्ता माना जाता है, मतलब रक्त संबंध माने जाते हैं, ठीक है। कुछ समाजों में चचेरे मौसेरे भाई बहन को खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अन्य समाजों में ऐसा नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसा समाज है जहां पर जो चचेरा और ममेरा भाई है, मौसेरा भाई, मौसेरा का मतलब जो मौसी का बेटा होता है, मौसी मतलब खाला, मतलब आप आंटी वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो मौसेरा भाई होता है, भाई बहन होता है। कुछ समाजों में उसको खून का रिश्ता भी कहा जाता है, कुछ समाजों में नहीं। कहने का मतलब है जैसे आपके पिताजी के, हमको भी रिश्ता उतना जोड़ना नहीं आता है, लेकिन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो आपके पिताजी की सिस्टर है, जो आपकी मौसी हुई, यानी कि आपकी खाला हुई, ठीक है, तो वो जब उनकी शादी दूसरी जगह हो जाएगी तो वो अब आपका खून नहीं कहा जाएगा। मतलब कुछ समाजों में उनको खून का रिश्ता नहीं कहा जाता, वो क्या हो गई? वो अलग हो गई, दूसरी जगह उनकी शादी हो गई, है ना। लेकिन कुछ समाजों में जो है इसको क्या कहा जाता है? खून का भी रिश्ता माना जाता है।
है ना। तो मौसेरा भाई हो गया, चचेरा भाई, मौसेरा भाई बहन वगैरह को भी खून का रिश्ता माना जाता है कुछ कुछ समाजों में। तो ये हो गया परिवार समूह, जिसमें लोग आपस में संसाधन भोजन का आपस में मिलजुल करके प्रयोग करते हैं, उसी को समूह कहते हैं, और ये खून रक्त संबंध माने जाते हैं। ठीक है। अब बंधुत्व का मतलब हमने क्या बताया, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। बंधुत्व का सामान्य अर्थ होता है भाईचारा यानी कि दोस्ती। कौरव और पांडव जो है ये आपस में चचेरे भाई थे, है ना। कौरव और पांडव जो है, कौरव के चचेरे भाई थे पांडव, यानी कि कौरव के जो चचेरा भाई था बच्चों वो कौन था, पांडव था, जिनके बीच महाभारत युद्ध हुई थी। ठीक है। तो कौरव और पांडव के चचेरे भाई थे पांडव, लेकिन ये लोग आपस में युद्ध करते थे, जिनके बारे में लोग महाभारत में पढ़ते हैं। ठीक है। इतिहासकार परिवार तथा बंधुत्व का, यानी कि इतिहासकार जो है, इतिहासकार किसको कहते हैं, जो इतिहास के बारे में खोज करता है, जो महाभारत के बारे में खोज किया उसको इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहासकार जो है वो परिवार के बारे में और बंधुत्व के बारे में, मतलब एक तो परिवार और एक बंधुत्व, मतलब परिवार के अंदर में लोग जो है किस तरीके से आपस में मिलजुल करके रहते थे, यानी कि उनके अंदर जो भाईचारा की स्थिति थी उनके बारे में अध्ययन कर, पढ़ाई कर, लोगों के सोच विचार के बारे में अनुमान लगाते हैं, और यह सोच विचार लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, जो इतिहासकार है, जो खोज करता है, वो करता क्या है कि सबसे पहले परिवार के बारे में अध्ययन करता है, फिर परिवार के अंदर जो लोग होते हैं उनके अंदर बंधुत्व किस प्रकार होता है, भाईचारा दोस्ती किस प्रकार होता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसका अध्ययन करके सोच विचार करके, क्योंकि उनको सारा चीज तो लिखित में नहीं मिलता है, बहुत सारा चीज है जो कि वो अपने से सोच सोच करके बताता है लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत सारा चीज पहले का लिखा हुआ नहीं है, तो उनके बारे में अध्ययन करके लोगों को बताते हैं, अनुमान लगाते हैं, और उनके विचार लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया है। कहने का मतलब जो उनके विचार है जो वो बताते हैं, उनका विचार 100% हम लोगों को प्रभावित किया है। कोई भी इतिहास के बारे में अगर हम लोग को गलत जानकारी देगा तो क्या लगता है आप उस गलत जानकारी में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कोई भी जानकारी हो जाए, कोई भी अगर आपको बता दिया जाए, आज कह देगा कि अकबर जो है वो महान शासक नहीं था, कोई इतिहास में अगर लिखा हुआ आ गया, तो क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है। अगर इतिहास में अकबर को महान शासक कहा गया है तो इसलिए आज उसको हम लोग महान मानते हैं, क्योंकि इतिहास में लिखा गया है। तो अब जरूरी थोड़ी वो होगा, लेकिन क्या पता इतिहासकार ने, वैसे वो था महान, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतिहासकार लिखा तभी तो हम लोग माने ना। इतिहासकार अगर नहीं लिखता तो क्या आज हम लोग मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है। तो जो भी इतिहासकार बताता है परिवारों के बारे में, बंधुत्व के बारे में, वही चीज जो है लोगों को प्रभावित किया होगा, मतलब उनकी जो क्रियाकलाप है वो लोगों को, जिंदगी को प्रभावित किया होगा, इफेक्ट किया होगा। ठीक है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, संस्कृत ग्रंथ में जो है ये कुल शब्द का जो प्रयोग है बच्चों वो होता है परिवार के लिए, और ये जो जाति शब्द का प्रयोग होता है वो बांधवों के बड़े बड़े समूह के लिए होता है। ये चीज समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं पितृक वंशिकता। पितृवंशिकता जो है हमको लगता है सबको पता होगा। पितृक वंशिकता का मतलब वही बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, उसको पितृक वंशिकता कहा जाता है। देखो, इसमें पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों और संपत्ति पर, साथ ही साथ पिता अगर राजा था तो उनके सिंहासन पर पुत्र का अधिकार होता था। कहने का मतलब है पितृक वंशिकता किसे कहते हैं, यानी कि उस वक्त में पितृक वंशिकता किसको कहते थे, तो अगर उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनका पिताजी का जितना भी दौलत है, जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी संपत्ति है, जितना भी उनका पावर है, जो भी अगर वो राजा था, मतलब उनका जो प्रॉपर्टी जो संपत्ति वो तो सबको मिलता था, लेकिन अगर उनका बाप राजा होता था तो उनका बेटा भी राजा बन जाता था, उसी को पितृक वंशिकता कहा जाता है ना। तो इसमें पिता की मृत्यु के बाद, पिता के मरने के बाद उनके जो भी संसाधन, जो भी दौलत, जो भी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी होते थे, और अगर उनका पिताजी राजा होता था तो उनका अगर सिंहासन होता था तो इन पर जो अधिकार है बच्चों उनका पुत्र यानी कि उनका बेटा का होता था। किसका, बेटा का, बेटी का नहीं, किसका, बेटा का, उसको कहते हैं पितृक वंशिकता, बेटी का नहीं। ठीक है। अधिकतर राजवंश पितृक वंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते हैं, और ज्यादातर जो राजवंश है, आज से जितना भी राजवंश देखे होंगे, चाहे वो मुगल देख लीजिए, चाहे वो कितना भी राजवंश है, ज्यादातर जो है, ज्यादातर का मतलब समझिए 95% किसके बारे में है, पितृक वंशिकता के बारे में है। यह मुमकिन तो नहीं दो दिल ने चाहा, चलो गाना आप लोग गा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो राजवंश है, जितना भी राजा महाराजा आए, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि उनका बेटा का बेटा का बेटा, यानी कि पहले दादा था, जैसे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद कौन आया था, जहांगीर। तो इस तरीके से जो है प्रोसेस चलते रहा, है ना। ऐसा नहीं है कि पिता के बाद उनका बेटी बन गया, फिर बेटी के बाद उनका पिता, इस तरीके से नहीं होता था। तो ज्यादातर जो राजवंश होता था वो पितृक वंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी कि पालन करते थे। पितृक वंशिक व्यवस्था में समाज में पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता था, और जो भी पितृक वंशिक व्यवस्था होता था, यानी जहां भी इस तरह का व्यवस्था होता था, इस तरह का नियम, इस तरह का सिस्टम होता था, तो वहां पर जो पुरुष होते थे उनको ज्यादा पावर होता था कंपेयर टू महिला। यानी कि अगर कंपेयर किया जाए महिला के कंपेरिजन में, तो ज्यादा पावर किसको होता था, पुरुष को होता था। ठीक है।
अगर उनके पुत्र नहीं होता था, मान लेते हैं अगर अब राजा का अगर पुत्र नहीं होगा तो उनके संबंधी भाई को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है आपको हमने पहले बताया है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री था जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है, और पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। कहने का मतलब है अगर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती या हो गई तो उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि वो उत्तराधिकारी थे। मान लेते हैं आज मैं हूं, हम किसी को उत्तराधिकारी बना दिए तो मेरे मृत्यु के बाद वो मेरे जगह में आ जाएगा, तो वो जो है आकर के राजा बनेगा, जो भी हम है वो बनेगा। तो राजा का अक्सर अगर बेटा नहीं होता था, उनको अगर पुत्र नहीं होते थे, अगर उनको सिर्फ बेटी होती थी या फिर उनको अगर कोई भी संतान नहीं होता था, तो वो फिर क्या करता था, अपने सगे संबंध से, यानी कि उनके जो रिश्तेदार होते थे, उनके जो रिलेटिव होते थे, वहां पर अगर कोई लड़का पैदा होता था तो उस लड़का को वो उत्तराधिकारी बना देता था। कहने का मतलब है कि वो ऐलान कर देता था कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे बाद जो है ये बनेगा यहाँ का राजा। इस तरीके से होता था अगर उनका बेटा नहीं होता था तब, है ना। पितृक वंशियता का अर्थ क्या होता है, वह वंश, वह परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, ऐसे ही चलती है। इसी को कहते हैं पितृक वंशिकता। समझ में आ गया, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, इस तरीके से लगातार चलता रहे प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहेंगे, पितृक वंशिकता। इसी को क्या कहेंगे, पितृक वंशिकता। और मातृक वंशिकता का मतलब क्या है, इस शब्द का प्रयोग वहां की जाती है जहां वंश परंपरा में मां से जुड़ी होती है। यानी कि मातृक, पितृक वंशिकता का मतलब बाप के बाद बेटा, फिर बेटा के बाद फिर बेटा, और मातृक वंशिकता का मतलब माता के बाद उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी की जो बेटी होगी, फिर बेटी की जो बेटी होगी, तो इसको कहेंगे मातृक वंशिकता, मातृक वंशिकता। तो ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गया, कहीं भी पितृक वंशिकता है, कहीं भी मातृक वंशिकता है, किसी को भी डाउट नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं विवाह के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विवाह के नियम के बारे में आपको अक्सर पूछा जाता है, विवाह के कितने प्रकार, 8 प्रकार। ये कहां पर दिया गया है, मनुस्मृति के अनुसार, महाभारत के अनुसार जो विवाह है टोटल 8 प्रकार के होते थे, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को उत्तम माना गया है, मतलब अच्छा माना गया है, और जो 4 प्रकार का विवाह था उसको खराब माना गया है। उसमें क्या होता था, 4 प्रकार का जो खराब था, जोर जबरदस्ती शादी करना, अपहरण करके शादी करना, किडनैप करके भगा के शादी करना, झांसा देकर के शादी करना, तो वो 4 प्रकार का विवाह था। और जो 4 प्रकार का विवाह है उसको उत्तम माना जाता था। देखिए विवाह के प्रकार, विवाह के टोटल 8 प्रकार थे, जिसमें प्रथम 4 प्रकार के जो विवाह है बच्चों, उसको क्या माना जाता था, उत्तम। उत्तम का मतलब होता है गुड या फिर अच्छा, ठीक है। विवाह के ये प्रकार कौन कौन से हैं, तो विवाह के जो 8 प्रकार है वो है, एक है ब्रह्म विवाह, यानी कि एक तरीका होता था विवाह का, है ना। तो एक होता था ब्रह्म विवाह, एक होता था दैव विवाह, एक होता था आर्य विवाह, एक होता था प्रजापत्य विवाह, एक होता था असुर विवाह, एक है गंधर्व विवाह, एक है राक्षस विवाह, राक्षस नामे से समझ में आ रहा है कितना बुरा विवाह होगा, एक होता था पिशाच विवाह, एक होता था पिशाच विवाह। तो टोटल 8 प्रकार के विवाह जो है हम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ब्रह्म, दैव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। ये याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप 8 प्रकार के याद रखिएगा। 4 प्रकार का उत्तम था, इसको याद रखिएगा, बस ये सिर्फ पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देखो, नारद पुराण, देखो ध्यान से, नारद पुराण के अनुसार, एक पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी थी, 18। पुराण का मतलब क्या होता है, पुराण का मतलब जो मुस्लिम है वो समझेंगे, जिसको हम लोग हदीस बोलते हैं, हदीस बोलते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पुराण बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म में उसी को पुराण बोला जाता है, इस्लाम में उन्हीं को हदीस बोला जाता है। तो देखो पुराण के अनुसार, यानी कि एक पुराण है जिनका नाम है नारद पुराण, तो नारद पुराण के अनुसार सबसे अच्छा जो प्रकार है, विवाह का जो प्रकार है वो है कौन सा, ब्रह्म विवाह। यानी कि जो ये ब्रह्म विवाह है प्यारे बच्चों, ब्रह्म विवाह, इसको सबसे अच्छा माना गया है, याद रखिएगा, इसको क्या माना गया है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो विवाह है वो माना गया है ब्रह्म विवाह को, किसको, ब्रह्म विवाह को। इसके बाद जो दैव विवाह था, इसके बाद जो दैव विवाह और आर्य विवाह था, इसको भी उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए 8 प्रकार में सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट जो है वो कौन सा है, तो वो है ब्रह्म विवाह। उनके बाद जो दैव विवाह था, आर्य विवाह था, इनको भी अच्छा ही माना जाता है, और जो प्रजापत्य है इसको अच्छा भी माना जाता है, बुरा भी माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है और पिशाच विवाह है, इसको बहुत खराब विवाह माना जाता है, ठीक है। तो देखिए असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, इस विवाह को बेहद अशुभ माना जाता है। बेहद क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। विवाह में कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, और विवाह में जो कन्यादान होता है, इस कन्यादान को क्या माना जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था, किसका, पिताजी का। तो पिताजी का एक बहुत सारा कर्तव्य उनका होता है, लेकिन जो कन्यादान करना जो होता है, कन्यादान जो होता है, ये भी एक बहुत बड़ा
कर्तव्य होता था। कन्यादान का मतलब क्या हो गया, कन्यादान मतलब बेटी को दे देना। जब शादी वगैरह होती है तो लड़की जब लड़के के वहाँ जाती है तो एक तरीके से कन्यादान हो गया, उनको दान दे दिए, है ना, कह सकते हैं। तो जो कन्यादान होता है ना, उसमें जो पिता का है बहुत बड़ा कर्तव्य होता है ना। किसी भी परिवार का होता होगा भाई, कोई भी शादी करके अपने घर छोड़ के जाती है तो कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। तो ये विवाह के प्रकार के बारे में आपको समझ में आ गया, 8 प्रकार के, जिसमें 4 प्रकार का अच्छा, 4 प्रकार का खराब विवाह था, अशुभ जिसको माना जाता है। अब देखो विवाह के 4 प्रकार, वो जो 4 प्रकार है ना, प्रकार को हम लोग नियम कह सकते हैं ना। प्रकार अक्सर असली में प्रकार ये है, लेकिन क्वेश्चन आपको पता नहीं क्वेश्चन जो क्यों गलत पूछा जाता है। क्वेश्चन आना चाहिए ऐसे कि विवाह के कितने नियम थे, तो 8 नियम थे, लेकिन क्वेश्चन आपका क्या आएगा, कितने प्रकार के थे। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, कितने प्रकार के थे। तो अगर क्वेश्चन कितने प्रकार के आए प्यारे बच्चों, तो आपको 8 लगाना है, लेकिन प्रकार की जगह होना क्या चाहिए, नियम, क्योंकि वो नियम था। ब्रह्म नियम अलग था, आर्य नियम अलग था, दैव नियम अलग था, है ना। चलो अब यहाँ पर जो रियल में प्रकार होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। विवाह के जो 4 प्रकार है वो क्या क्या है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। विवाह के 4 प्रकार, समझ में आ रही है चीजें आपको प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है, फटाफट बताओगे एकदम, चलो बिल्कुल समझ में आएगा एकदम। चलो देखो विवाह के टोटल 4 प्रकार, एक है अंतर्विवाह जिसको बोलते हैं इंटर मैरिज, ठीक। एक है बहिर्विवाह जिसको बोलते हैं एक्सोगेमी, बहिर्विवाह। उसके बाद अगला है बहुपत्नी प्रथा, और एक है आपका बहुपति प्रथा। बहुपत्नी का मतलब सिंपली समझिए कि ज्यादा पत्नी होना। ज्यादा पत्नी होना का मतलब एक पति होगा, उनके ज्यादा पत्नियां होंगी, तो उनको बोलेंगे बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। और अगर आ जाए बहुपति प्रथा, मतलब एक पत्नी होगी और उससे ज्यादा पति होगा, तो उनको बोलेंगे बहुपति प्रथा। तो ये सारा प्रथा जो है उस वक्त में था, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक एक करके देखते हैं विवाह के 4 प्रकार, जिसमें सबसे पहला क्या है, अंतर्विवाह जिसको बोलते हैं इंटर मैरिज। विवाह के इस नियम को परस्पर विवाह भी कहा जाता है, यानी कि जो अंतर्विवाह है इसको हम लोग परस्पर विवाह भी कहते हैं। कौन से विवाह, परस्पर विवाह, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अर्थात खानदान या वंशज या अपनी ही जाति में विवाह करते थे। जैसे आज के दिन आप अगर हिंदू धर्म के किसी भी पंडित किसी भी लोगों से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा कि शादी जो है वो अपने गोत्र में नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं। अब गोत्र का भी ना बहुत बड़ा डेफिनेशन होता है। गोत्र का मतलब सिंपली समझिए वंशज, यानी कि मान लेते हैं वो अपना खानदान को भूल गया, है ना, उनका जो वंशज था वो कहीं पे खो गया, तो अब वो कैसे पता करेगा कि उसका गोत्र क्या है। तो इसके भी ना बहुत तरह के तरीके होते हैं। अब गोत्र में अगर घुसेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट है एक तरीके से, लेकिन आसान शब्दों में समझिए वंशज या खानदान, ठीक है, खानदान वंशज जो भी कहिए। तो इसमें जो था अंतर्विवाह जो था प्यारे बच्चों, अंतर्विवाह का मतलब क्या था, इंटर मैरिज, मतलब अपने ही गोत्र में। जैसे बोलते हैं इंटर कास्ट मतलब अपने ही जाति में, तो उसी तरीके से अंतर्विवाह मतलब इंटर मैरिज मतलब अपने ही क्या है, अंतर्विवाह मतलब अपने ही गोत्र में। अगर यहाँ पर आ जाता इंटर कास्ट तो आपको क्या समझ में आता कि अपने ही जाति में शादी करना, है ना। तो जैसे क्या कहा जाता, अपनी जाति में शादी करो, जैसे यादव है तो यादव में ही करेगा। हिंदू धर्म में ऐसा होता है, फिर इस्लाम में ऐसा, मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, वो कहीं भी किसी शादी कर सकता है। तो अंतर्विवाह का मतलब हिंदू धर्म में भी कहीं भी किसी शादी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है वो जाति को देखा जाता है शादी करने से पहले, ठीक है। तो अंतर्विवाह का मतलब समझ में आ गया कि इस नियम को हम लोग परस्पर विवाह भी कहते हैं। और इस नियम में क्या था कि जो व्यक्ति होता था ना, वो अपने ही गोत्र से अर्थात अपने ही खानदान में या अपने ही वंशज में, अपने ही जाति में विवाह करते थे। इसको कहते हैं अंतर्विवाह। जो दूसरा है बच्चों वो है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के विवाह को हम लोग विजातीय विवाह कहते थे। विजातीय नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बहिर्विवाह मतलब इस प्रकार के विवाह को विजातीय विवाह भी कहते थे। इसमें जो है व्यक्ति अपने गोत्र से बाहर, यानी कि अपने वंशज, अपने खानदान से, अपने जाति से बाहर विवाह करता था। तो बहिर्विवाह का मतलब हो गया अपने गोत्र से बाहर, अंतर्विवाह का मतलब हो गया अपने गोत्र के अंदर, अपने गोत्र, अपने खानदान, अपने वंशज के अंदर शादी करेगा, उसको अंतर्विवाह कहेंगे, जिसको कहेंगे परस्पर विवाह। बाहर शादी करेगा जिसको विजातीय विवाह कहेंगे, जो बाहर मतलब अपने खानदान, अपने वंशज के जो बाहर शादी करेगा, ठीक है। अब अगला है बहुपत्नी प्रथा। तो जिसका मतलब हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता था, एक पुरुष जो है होते थे और उनके अनेक पत्नियां होती थी। एक पुरुष का अगर 2 पत्नी हो, 3 पत्नी हो, एक से ज्यादा पत्नी हो तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी का मतलब बहु का मतलब ज्यादा, बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब ज्यादा, और पत्नी का मतलब वाइफ यानी कि पत्नी, है ना। तो बहुपत्नी मतलब ज्यादा पत्नी, मतलब एक पुरुष का अगर ज्यादा पत्नी होगा, है ना, एक पुरुष के अनेक पत्नियां होती है तो उसको बोलेंगे बहुपत्नी प्रथा। और ये कहां पर देखने को मिलता था, तो ये जो है सातवाहन राजा में बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। यानी कि जब सातवाहन वंश का यहाँ पर राज था, जब सातवाहन राजा था तो वहां पर एक राजा होता था और उनके कई पत्नियां होती थी, है ना। तो बहुपत्नी प्रथा जो है वहां पर देखने को मिला, ठीक। यह प्रथा जो है कई जातियों में, कई धर्मों में, कई जनजातियों में मान्य है, जबकि हिंदू धर्म में अमान्य है। यानी कि ये जो प्रथा है बहुपत्नी प्रथा वो कई जातियों में है, जैसे
कई धर्म में है, कई जनजाति में है, कई कास्ट में है, कई सब कास्ट में है, लेकिन हिंदू धर्म में इसके बारे में मना है। लेकिन इस्लाम धर्म भी इनके बारे में है, 4 विवाह के बारे में है, आप लोग को पता होगा। तो अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है गलत गलत भी ये मैसेज दिमाग में रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब हिंदू धर्म में ना एक ही विवाह के बारे में है पूरा, लेकिन हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग जो है एक से ज़्यादा विवाह करते हैं। वो कैसे? कोर्ट के जरिए से, यानी कि जो हम लोगों का संविधान है, जो कोर्ट है, वहाँ पर कुछ करके, ये नियम होता है, कानून होता है, वो करके एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म में जबकि ये मना है। बाकी इस्लाम धर्म में एक से ज़्यादा है, कई जाति है, कई मतलब है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा शादी करना जायज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक से ज़्यादा जो शादी है, इस चीज़ों को कुछ लोग गलत मानते हैं।